आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में वहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी से मिलने, टू नो अबाउट हर एक्सपीरियंसेस, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया, उनके स्ट्रगल्स क्या क्या रहे और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्निंग्स ले। लेट्स नो अबाउट हर कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या हम उनसे सीख सकते हैं। सो प्लीज़ मैम। नमस्कार मनोमित्रम टीम, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। आप लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, अपनी बातों को रखने का एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण परिवेश से हूँ, वहाँ से ही मेरी एजुकेशन बहुत सिंपल से एक स्कूल से शुरू हुई। डीयू का कॉलेज वहाँ पर आया, अदिति कॉलेज आपने सुना होगा, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करके वहाँ से थोड़ा सपनों को उड़ान लेना शुरू किया, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे थे। ग्रेटफुल हूँ अपने स्कूल टीचर्स के लिए। कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर्स रहे, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स, आज नामी गिरामी प्रोफेसर्स हैं वो, उनसे पढ़े हम। धीरे धीरे आगे बढ़े, वही फिर हमारी एजुकेशन बीएड, एमएड, एमए, एमफिल एंड सौभाग्य रहा जेआरएफ नेट क्वालिफाई हुआ। इग्नू से आई वाज द फर्स्ट स्कॉलर जिसने फुल टाइम जेआरएफ स्कॉलरशिप के अंडर पीएचडी किया। दिस इज हाउ आई एम हियर। सो मैम, एक टीचर एक बच्चे की लाइफ में आई थिंक सबसे पहला काउंसलर काउंट किया जाता है। एक टीचर ही कहीं ना कहीं मोरली फ्रेम करता है, आफ्टर पेरेंट्स वी कैन से। बट पेरेंट्स को बच्चे उतना बड़ा काउंसलर नहीं मानते, वो उनसे सब कुछ नहीं जान सकते, सब कुछ पूछ नहीं सकते। आई थिंक सेकेंड काउंसलर कहूँ तो एक टीचर ही आता है उनकी लाइफ में, जो कि उन्हें एक बेटर काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो एज अ टीचर उनका क्या रोल होना चाहिए कि कैसे वो बच्चे को सही गाइडेंस दे सके, कैसे उसको मॉरली सपोर्ट कर सके, कैसे उसको लाइक एज अ पर्सनैलिटी उसकी शेप कर सके। टीचर को हमने ना बहुत सीमित कर दिया है, टीचर की परिभाषा बहुत सीमित करती है। जब एक काउंसलर होता है तो वो उसे लगता है कि टीचर काउंसलर है। जब कोई कॉर्पोरेट की नजर से देखता है तो बोलता है टीचर मैनेजर है, प्रिंसिपल मैनेजर है। तो टीचर को मेरी नजरों में टीचर माँ के समकक्ष है। माँ तो 9 महीने अपने गर्भ में अपने बच्चे को पालती है, उसको गोद में खिलाती है, लेकिन टीचर की आप जर्नी देखिए, नर्सरी से लेके 12वीं तक इतने साल वो पहले स्कूल में पढ़ेगा, फिर वो हायर एजुकेशन में पढ़ेगा, फिर वो और पीएचडी डिग्रीज तक जाता है अपर हायर एजुकेशंस में। तो एक बच्चे के मेरे ख्याल से 20 से 22 साल सिर्फ वो पढ़ रहा है और सबसे ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर टीचर का आ रहा है। आप यकीन मानिएगा, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो सपना सबसे पहले ये लेता है कि मैं अपने उस टीचर जैसा बनूं। मेरी टीचर क्लास में आई है तो उससे जो कनेक्शन होता है, क्योंकि वो टीचर है जो उसको वार्मथ देती है माँ के बाद, जो उसको सही तरीके से लिखना सिखाती है। माँ को चाहे लिखना पढ़ना नहीं आए, लेकिन वो टीचर है जो उसे लिखना पढ़ना सिखा रही है, जो उसे गाइडेंस दे रही है। अगर टीचर ने सॉल्व कर दिया एक सवाल गलत, तो बच्चा उस गलत सॉल्यूशन को ज्यादा ट्रस्ट करेगा बजाय सही के, क्योंकि मेरी माँ ने या मेरे टीचर ने ऐसा बोला तो अपनी माँ से भी लड़ जाएगा। तो दिस इज हाउ अ टीचर्स मैटर्स मोस्ट। तो आप अध्यापक को किसी एक परिभाषा में या किसी एक रोल में ना देखकर उसको एक मल्टीपल रोल्स में देखिए। सो मैम, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिजिटल एडिक्शन और पीयर प्रेशर वगैरह से गुजर रहे हैं। वी नो ऑल दिस थिंग। तो लाइक एज एन एजुकेटर हम कैसे एक बच्चे को गाइड कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं वो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, रेदर देन एडिंग टू इट? क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स भी आजकल प्रेशर ही डाल रहे हैं। कई जगह मैंने ये नोटिस किया है कि टीचर भी बच्चे को और ज़्यादा स्ट्रेस ही दे रहे हैं, रेदर देन कि हाँ उनको हेल्प कर सके, गाइड कर सके, उसके बजाय वो स्ट्रेस बढ़ ही रहा है। सो हाउ कैन वी हेल्प देम? Bring them back to the old life, bring them back to the books। उनको कहानियों की ओर, मंच की ओर वापस लाओ, ग्रुप डिस्कशन की ओर वापस लाओ। It's much more number game right now. It should not be. Then a teacher has to take the responsibility. Then the institutional leadership should take the responsibility. That it should not be limited to the numbers. It should not be limited to the reports. It should happen on the ground. आप बच्चों को, जो अभी बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है NEP 2020 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, अब आप बच्चे को मोबाइल में प्रोजेक्ट देकर बोलोगे कि आप इसको करके लाइए और आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। तो आप एक टीचर को थोड़ा सा पुरानी किताबों को खंगालना पड़ेगा, थोड़ा सा पुराना बनिए, नया ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी सीखिए, जरूरी है, आज की बहुत जरूरत है, लेकिन जब तक आप उन किताबों की सुगंध में वापस नहीं जाएंगे तब तक इसका निदान नहीं हो पाएगा। मेरा तो मानना ये है। मतलब मैम, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे ये बच्चों को ये है कि रिटर्न वर्क करना AI है,
कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, असाइनमेंट करना है, एआई है, चैट जीपीटी है, बट अदर देन दैट वो प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो ही नहीं रही है, वो इम्प्लीकेशन हो ही नहीं रहा है, और बच्चे भी कहीं ना कहीं सिर्फ उसी से ही उतना ही उन्हें आ रहा है, उतना ही वो सीख रहे हैं. सो आई एम नॉट गेटिंग इट कि टीचर का रोल क्यों कम होता जा रहा है. बच्चा पहले जाता था टीचर से पूछने के लिए कि मैम ये कैसे करना है, कैसे हम इसे कर सकते हैं, आपको ये एग्जाम्पल बता दीजिए, कैसे हम वो सीख सकते हैं. वो सारा कन्वर्जन चला गया है एआई पे. सो वहाँ से एक तो टीचर का रोल खत्म होता जा रहा है, और समवेयर बच्चा जो है मेंटली सिर्फ डिजिटल एडिक्टेड होता जा रहा है. अब तो घर में बच्चा कुछ चैट वैट भी कर रहा होता है ना, तो वो सीधा बोलता है नहीं तो मैं तो पढ़ रहा हूँ. अब पेरेंट्स भी ठीक है भाई, बच्चा पढ़ रहा होगा. सो वो रोल जो स्वैप होता जा रहा है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, वो डिजिटल एडिक्शन, और वो कहीं ना कहीं वहीं से स्ट्रेस और एंग्जाइटी काफ़ी इंक्रीज हो रही है. सो इसीलिए मैं चाह रही थी कि टीचर को हम किस तरीके से लाइक फ्रंट लाइन ला सकते हैं. देखिए मैम, टीचर को फ्रंट लाइन तो खुद टीचर ही लाएगा, ठीक है ना. जब तक टीचर अपने कंफर्ट जोन में घुसा रहेगा, जब तक टीचर बच्चे को उसकी बाउंड्रीज नहीं बताएगा, उसके साथ हाय बोल के व्हाट्सएप पे चैट करेगा और उसकी प्रोजेक्ट्स को आंखें मूंद के चेक करेगा और उसको कम टाइम देगा अपना काम पूरा करने के लिए और उसके काम की प्रॉपर चेकिंग नहीं करेगा, तब तक तो ये फ्रंट लाइन पे टीचर नहीं आ पाएगा. तो जितना बच्चा रिस्पॉन्सिबल है आज कि वो एआई में घुस रहा है, उसके साथ साथ सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है उनकी फैमिली. आई स्पेसिफिकली टेल पेरेंट्स जो उनके ऊपर चेक्स आज नहीं लगा रहे हैं, दूसरे टीचर्स जो कि उनको शायद इतना सीरियसली पढ़ाने में अब उनको, क्योंकि टीचर ने मान लिया है एआई आ गया, बच्चा मेरी नहीं सुनेगा. आप सुनाने वाले टीचर्स तो बनिए, आप ऐसे टीचर्स तो बनिए कि वो आपकी इज्जत करे, आप ऐसे टीचर्स तो बनिए कि वो आपके असाइनमेंट्स को सीरियसली ले, आप ऐसे असाइनमेंट्स तो दीजिए कि बच्चे को उसमें कुछ लॉजिक नजर आए. आप उसको असेसमेंट तो ऐसे कीजिए कि बच्चे को डरे कि मेरे यहाँ पर नंबर कट जाएंगे. इट्स अ चेन मैम, इट्स अ चेन. तो जब तक यहाँ पर टीचर जागृत नहीं होगा तब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आएगा. दूसरी बात, आज मैं आपको बोल रही हूँ, अपने पॉडकास्ट में नोट कर लीजिएगा इस चीज को. द टाइम इज रीचिंग, वो टाइम आ रहा है कि जब क्लासरूम्स में फोन बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन से इंटरनेट फैसिलिटी बंद हो जाएगी, कहा जाएगा कि आप किताब को पढ़िए, किताबों में से पढ़िए, फिर से वो रिटर्न वाले असाइनमेंट्स लेकर आइए और आप कुछ प्रोजेक्ट्स हमें करके दिखाइए. अगर आप यूज कर रहे हैं, चलिए मैं मान लेती हूँ एआई, कि सब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट देखना सिखाया बच्चों को, आप कम से कम वो प्रॉम्प्ट तो देना है बच्चे को, वो प्रॉम्प्ट ही नहीं देना आ रहा. उसमें से फिर उसमें भी एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है. क्या एनालाइज कर रहा है बच्चा, लेट देम यूज एआई, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट यू जस्ट चेक कि क्या वो एनालाइज करके उसने कुछ लिखा. तो दिस इज अ चेन, दिस चेन हैज टू बी ब्रोकन, it has to be redefined. A student should come back to the books, and then good books are not available because authors are same, they are just rewriting what already is written, they are just following all those lines in their own, और rephrasing paraphrasing करके वो किताबें आ रही है. तो बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि उससे ज्यादा उसको नेट पे मिल रहा था. तो टीचर ने भी पेन लेने बंद कर दिए ना, हम बच्चे को कैसे ब्लेम कर दें. शिक्षक की जिम्मेदारी और शिक्षक एक नारी दोनों साथ में हो तो कितना मजा आता है बच्चों को पढ़ाई करने में. तो शिक्षा खूबसूरत हो जाती है, शिक्षा मातृत्व से भर जाती है, शिक्षा फ्रेंडशिप से भर जाती है, और प्रेम का पहला स्वरूप वहां से शुरुआत हो जाता है. और जब मैं प्रेम कह रही हूँ तो मैं बहुत पवित्र प्रेम की बात कर रही हूँ. मैम, आजकल के जो टीचर्स हैं उनका जो मोरालिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. अगर उनको कोई बच्चा अच्छा लगता है, उनका स्टूडेंट, तो वो शादी तक के लिए चले जाते हैं. आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि क्या वो सही करते हैं? आई एम एन ओल्ड स्कूल गीतांजलि मैम. मैं किसी भी ऐसे भाव को, किसी भी ऐसे व्यवहार को और किसी भी ऐसे रिश्ते को सार्थक नहीं समझती, मूल्यपरक नहीं समझती, समाज के अनुरूप नहीं समझती. क्योंकि यदि ऐसा भाव एक अध्यापक, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच में आ जाए तो वहां पर शिक्षा गौण हो जाएगी. और यदि शिक्षा गौण हो जाती है तो उसका तात्पर्य, उसका उद्देश्य ही जब नहीं हासिल हो पाया तो नंबर लेने के लिए, पास होने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का नाम जो है अब चरित्र में नीचे गिरता जा रहा है कि तुम अगर हमारे कमरे तक आते हो तो हम तुमको नंबर देंगे, अटेंडेंस की परवाह मत करो. क्या टीचर्स के लिए ये कितना शोभनीय चीजें हैं, ऐसा करना चाहिए उनको? मैं उनको टीचर्स मानती ही नहीं हूँ. वो शायद डिग्री लेकर आगे बढ़े हुए कुछ
मानव जाति के कुछ दे कैन बी सम स्पीशीज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन मानवीयता फिर नहीं है उनमें, और उनमें वो समझ नहीं है। यदि उनकी शिक्षा उनको ये नहीं समझा पाई कि क्या सही है और क्या गलत, तो वो डिजर्व नहीं करते उस जगह पर रहना। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। बीएड जैसे एजुकेशन में लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए ड्रेस कितना जरूरी है? आप ये मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बैठी यूनिफॉर्म इज द स्किन दैट शोज योर सोल, योर डिसिप्लिन, योर कंडक्ट। आपके अंदर कितनी अनुशासन है वो आपके यूनिफॉर्म से पता लग जाता है। तो यूनिफॉर्म और आप कह रहे हैं ड्रेस कोड 100% होना चाहिए। सीमाएं, जो चीजें असीमित होती हैं, उन चीजों को लक्ष्य पर लेकर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन बच्चे के भविष्य के निर्माण के कुछ ही साल होते हैं, यदि हम उनको सीमाओं में नहीं बांधेंगे तो जब समय आएगा ना उड़ान भरने का, अपने लक्ष्यों को पहचानने का, तो बहुत भटकेंगे। तो यूनिफॉर्म सिर्फ एक, या ड्रेस कोड, मैं यूनिफॉर्म भी ना कहूँ, एक ड्रेस कोड शायद उस सीमा का एक पैमाना है, वो सीमा है जो बच्चे को बांध के रख सकती है, होना चाहिए आवश्यक। बदलते जमाने के परिवेश में अनुशासन का पालन करना, आर्मी अपने आप में एक शब्द है जिसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है डिसिप्लिन से। कितना एक टफ चैलेंज है इस कॉलेज को बैलेंस बनाने में? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आधा आपने दे दिया कि परिवेश बदल रहा है। तो हाँ, कठिनताएं बढ़ रही हैं। अनुशासन की ओर लेकर आना और अनुशासन सिखाना थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है जैसे जैसे जनरेशन्स चेंज हो रही हैं। बिकॉज मेरे को अराउंड 18 ईयर्स टू 20 ईयर्स हो गई इस फील्ड में। तो अब जो जनरेशन जेन जी की मैं बात करूं स्पेशली, दे आर वेरी वाइब्रेंट, दे आर वेरी वोकल। तो उनको बांध के रखना उन अनुशासन के पैमानों पर जो हमने देखे, हम जो समझते हैं, थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अनुशासन की शुरुआत विश्वास से होती है। तो जब मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूं, तो जब हमारे यहाँ पर बच्चा आ रहा है तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि पहले हम उनसे पूछें जीवन में चाहते क्या हो। जब उनको अपना गोल दिखाई देगा कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, तो वो पहला स्टेप है कि बच्चा अनुशासन में स्वयं आएगा। दूसरा, प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार के बाद अगर विश्वासघात किया तो उसका क्या नतीजा है, वी आर वेरी क्लियर। और ये भी रियलाइज कराना कि ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट के बाद हमारा प्यार रहेगा, लेकिन फिर हम जानते हैं कि बगैर स्टिक उठाए भी हम कैसे आप लोगों को लाइन पर ला सकते। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब उनके बच्चे का एडमिशन आर्मी इंस्टीट्यूट में होता है। यह सिर्फ डिसिप्लिन और सुरक्षा को लेके है, इतना ही नहीं कि आर्मी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना ही जॉब का कंफर्मेशन है। ऐसा आप क्या फैसिलिटी देते हो कि बच्चा इतना आत्मविश्वास से भरा होता है आर्मी का? बच्चे का सपना कैसे कॉलेज का होता है जहाँ पर हमें सारी फैसिलिटीज हो ना। एक्सपोजर, मतलब आप बच्चे से किसी से भी पूछोगे, वो कहेगा कि मुझे एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ आपको गेम्स का चाहिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का चाहिए, अपने आप को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, वो माहौल चाहिए। तो वी आर गिविंग दैट एवरीथिंग। आप नाम बताइए क्या कि ये कॉलेज में होना चाहिए, वो मेरे कॉलेज में। यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे बच्चे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आप फिर लिटरेरी एक्टिविटीज की बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल तक हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, एनएसएस, very active NSS cell, and I am proud to share with you that we are the institutions who are conducting maximum of the activities in NSS. Very active cell, and then very active eco club, and you name anything. I can speak on lands. मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। तो मैम, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे एडमिशन प्रोसेस पे कि जनरली बच्चा जब एडमिशन लेने जाता है तो वो कई सारी कंडीशंस में एलिजिबल है, लेकिन जब वो जॉब के लिए जाता है, अप्लाई करता है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। तो बेसिकली करियर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उस टाइम पीरियड, वो जो टाइम फ्रेम है जिसमें वो अपना करियर बिल्डअप कर रहा है, वो अपनी एजुकेशन ले रहा है, वो जब उसे लगता है कि उसने उतने साल जो मेहनत की एंड दैट्स ऑल इन वेन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीकॉम बीएड। आई रियली डोंट गेट इट कि क्यों बीकॉम वाले को बीएड ग्रांटेड है जब बीकॉम वाले बीएड बच्चे को कहीं भी जॉब अवेलेबल नहीं है। उसके लिए उसे एमकॉम करना पड़ेगा, या तो अगर उसे एमकॉम नहीं करना है, कॉमर्स नहीं पढ़ाना है, तो अदर देन दैट उसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है जो वो कहीं भी एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए। तो क्यों फिर वो एलिजिबल है बीकॉम का बच्चा बीएड के लिए?
इसी तरीके से मैम बहुत सारी जगह ये क्राइटेरिया फॉलो होता है कि आप अगर एडमिशन ले लो, आप ले लो, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो जो चाहे पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन जब आप जॉब में जाओगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो ऐसे तो बच्चे का कितना टाइम पीरियड जो है जो उसका खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं इसमें एक ड्रॉबैक है कि उसे करियर काउंसलिंग नहीं मिल रही। सेकेंडली, जब आपको पता है, टीचर जो एडमिशन ले रहा है उसे पता है कहीं ना कहीं कि आगे नहीं होने वाला इसका कुछ, वहीं क्यों नहीं उसे स्टॉप किया जाता। और लीगल प्रोसीजर्स लाइक रूल्स जो हैं हमारे, वो भी क्यों इस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्यों फ्रेम नहीं हो पा रहे हैं कि ऑफकोर्स वो वहीं चीज़ें रुक जाए कि बच्चे का साल या करियर खराब ना हो। ये हमने रेज किया है। ये जो आपने सबसे पहले मैं बीकॉम की ही बात करती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बीकॉम का बच्चा एलिजिबल नहीं है जब तक कि वो एमकॉम ना कर ले, उसके पास हायर सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाने वाले सब्जेक्ट्स वो जब तक उसके पास ना आ जाए, तब तक वो बीकॉम का बच्चा कहीं पर भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। इसमें अब दो चीजें, आपने बोला करियर काउंसलिंग, यस करियर काउंसलिंग नहीं है, काफी स्कूल्स में आज भी नहीं है। शायद इतना डेप्थली या सीरियसली करियर काउंसलिंग को अभी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अभी टिक करना है कि करियर काउंसलिंग हो रही है। नंबर 1 लाइफ का मैम सबसे मेन एस्पेक्ट है करियर काउंसलिंग। इट इज लाइक हाफ ऑफ द जर्नी जब निकल जाती है तब पता चलता है अरे मैंने क्या कर दिया। आप सिर्फ बीकॉम की बात कह रहे हो, एलिजिबल बच्चा जो ह्यूमैनिटीज का भी बच्चा बीएड कर रहा है वो भी केवीज में एनवीज में एलिजिबल नहीं हो पाता। केवी की आरआर एनवी का और DSSS का वेरिएशंस हैं, तो ये तो पॉलिसी मैटर हो गया। ठीक है, तो एक इसका रीजन है पॉलिसी मैटर्स। तो शायद हमारी सरकारों को, शिक्षा प्रणाली को एक मंच पर आकर सभी को सोचना पड़ेगा इस चीज को कि कैसे अलाइनमेंट की जाए। जो हमारे बस की बात है, जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं रोका जाता, पॉलिसी सेज देयर इज नो डिनाइल फॉर द एडमिशंस। हम किसी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन। मेरे साथ भी जो बच्चे आते थे पूछने, मैम हम ये सब्जेक्ट लेना चाहते थे, जाते हैं वो ये नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाना कुछ और चाह रहे हैं एंड देयर डिग्री सेज लाइक वो उस के लिए एलिजिबल नहीं, राइट? बट अगेन द क्वेश्चन इज कि फिर वो पहुंच क्यों जाते हैं उस सिचुएशन में, क्यों वहां तक वो एलिजिबल कर दिए जाते हैं कि हाँ बेटा तुम पढ़ हो सकते हो। तो वही अगर बच्चे को एक होप ही ना दी जाए, बच्चे को एक ऑप्शन ही ना दिया जाए, नहीं ये नहीं होना, ये नहीं हो सकता क्योंकि आगे इसका कुछ नहीं है, वो उस दिन तो जोर जबरदस्ती करके हमसे ले लेते एडमिशन। अगेन मेरे साथ भी हुआ है कि मैम हमें तो यही सब्जेक्ट चाहिए एज ए पेडागॉजी, हम यही पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी एडमिशन दिया मैम उस सब्जेक्ट में। अगेन एट द एंड जब वो बीएड कर ली, दे रियलाइज कि हम बहुत बड़ी गलती हो गई। तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो उस दिन बुरे बने, लेकिन बच्चों को अगर ये प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जाता, ये एक्सपोजर ही ना दिया जाता, तो ये पॉलिसी में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है मुझे लगता है, जहाँ पे बच्चे को अगर आपने करियर में अलाउ नहीं कर रखा तो आपको यहाँ भी अलाउ नहीं करना चाहिए, बच्चे की होप बने कि अच्छा नहीं कर सकते। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन बना रखा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स दैट दे हैड इन देयर ग्रेजुएशन। वो वहां पर थोड़ा बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। जहां पर लिबरल है कि भाई आप देख कर कि एक बार भी पढ़ा है। अब एक बच्चे ने डेटा एनालिटिक्स में ग्रेजुएशन किया, ना वो साइंस में आ पा रहा है ना वो ह्यूमैनिटीज में, अगर प्रॉब्लम इज देयर वी कैन नॉट डिनाई एडमिशंस। बच्चे को बीएड करनी है क्योंकि मुझे पढ़ाना है स्कूल में। बहुत क्लियरली मेंशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जॉब के टाइम देखते हैं ना, सब्जेक्ट वाइज मेंशन है, आपने इसी में भी बैचलर किया हो, इसी में मास्टर्स किया हो, बट जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तब वहां पे बस मेंशन है ग्रेजुएशन इज इनफ, 50% ग्रेजुएशन in any stream सो व्हाई उसमें भी क्लियरली मेंशन कीजिए ना कि नहीं आपको यही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मिलेंगे अगर आपकी ये डिग्री, दैट इज द मेन। इसके लिए तो सरकार, यूनिवर्सिटीज, यूजीसी, एनसीटी ये सभी पॉलिसीज को ठीक से करें, उन तक बातें पहुंचाई जा सकती है, पहुंचाई जानी चाहिए, शायद पहले भी पहुंचाई गई हैं। जो पेपर लीक होते हैं इतने बड़े लेवल पे, इसके लिए कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जब तक कानून सख्त नहीं होगा तब तक अपराध होते ही रहेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? पेपर लीक होना इज अ टोटल फेलियर ऑफ एनटीए, इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। सरकार एक तरफ हमें सपना दिखा रही है, हमें पुश कर रही है कि हमें विश्व गुरु बनना है, और उस देश में सबसे बड़ा एग्जाम वो लीक हो जाए, ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा एक रैकेट है जो के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है।
और उसकी सख्त कार्यवाही करना या सख्त कानून होना ये बहुत छोटा शब्द मुझे लगता है, उससे बियॉन्ड भी शायद कुछ हो तो होना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं उस चीज को कि एक बच्चा अपने 2 साल 10वीं के बाद से या 8वीं के बाद से बच्चा तैयारी कर रहा है एक चीज के लिए, एक सपने को बुन रहा है, और वो इतना किस मेंटल ट्रॉमा से जा रहा है, उसके फाइनेंसेस ड्राई हो रहे हैं, परिवार अपना खाना नहीं खा रहा है लेकिन उस बच्चे का ट्यूशन पे कर रहा है, पेरेंट्स अपना घर छोड़ कर बच्चे को, अपनी नौकरियां छोड़ कर बच्चे को सिर्फ एक लोकेशन पर सेट कर रही है ताकि वो अपना ड्रीम अचीव कर पाए। तो इसके लिए तो मृत्यु दंड से नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत सिस्टम का फेलियर है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों को लेनी चाहिए। और क्योंकि ये सिर्फ उस बच्चे की समय को बर्बाद करने का नहीं, वो जो एक मानसिक आघात, जो एक संवेगात्मक रूप से आघात, उसके इमोशंस पे जो प्रेशर पड़ रहा है, नंदन यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ पे जो बात आ रही है कैसे मेजर करेंगे आप? उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। उस बच्चे के इमोशंस पे क्या गुजर रहे उसके बारे में बात नहीं कर रहा। वो किस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहा। और इसके कितने सालों तक इफेक्ट रहेंगे और किसी के ऊपर तो जिंदगी भर इफेक्ट रहेगा। तो विश्व गुरु तो कैसे बन पाएगा और कैसे हम उन बच्चों को फेस कर सकते हैं? तो पूरी तरह से सरकार की नाकामी है 100%। और सरकार इस पे लिपापोती करे जा रही है। बिल्कुल। वो एक ऑफिसर को सस्पेंड कर देंगे तो वहाँ इससे पर क्या पैसा होगा? दो हम तुमको डिग्री देगा, या कोई सा भी डिग्री हो। अब तो यही बातें चल रही है कि तुम घूस दो हम तुमको नौकरी देगा। जो सरकारी नेता हैं, एक बार उनको बोलो ना कि वो नीट की तैयारी करके एग्जाम देने बैठे। बहुत जरूरी है। ओनली द wearer know where the shoe pinches। मैम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन कोई भी एक चीज़ कुछ ऐड होना चाहिए या डिलीट होना चाहिए या ऑल्टर होना चाहिए, उसमें आपकी एक राय? ऑल्ट्रेशन की सबसे पहले बात करूं, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड और होना चाहिए। अगर आईपी यूनिवर्सिटी की बात करूं, आई हैव फाउंड इट वेरी लोडेड विद सो मेनी थ्योरीज, स्पेशली जब मूक्स आ गए तो बच्चा जो बाकी एक्टिविटीज हैं शायद उतना जस्टिस उसके साथ नहीं हो पाता। हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं हम बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, लेकिन जैसे सेमेस्टर सिस्टम है, सितंबर तक बच्चे की अगस्त मिड तक क्लास हो रही है, नवंबर में उसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है चला ही गया, लेकिन हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है बच्चे का। तो शायद वो एक बैलेंस मुझे कभी कभी महसूस होता है कि थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का कुछ Yes, we should include. I was about to say that mental health should be mandatory. The practical aspect of identification of mental health issues in the classroom. How can a teacher in the initial stage only can identify different mental health challenges, mood swings, mood disorders, what is good mental health, what are those triggers, then triggers again, technology आ गया तो वहां पर कैसे बच्चे को जो आपने क्वेश्चन पूछा था डाइवर्ट कैसे करें, कैसे उसको लेकर आए। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी देयर इंक्लूडेड इन इट। क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थेरेटिकल पार्ट को हम थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा और उसके बर्डन को कम करके इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। एक लास्ट एडवाइस मैम जो आप पेरेंट्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स को देना चाहें फॉर द व्यूअर्स ऑफ मनोमित्रम। लास्ट एडवाइस फॉर द पेरेंट्स, बच्चों को खिलने दीजिए, बच्चों को उनके अनुसार खिलने दीजिए, उनके जीवन में मौसम बन के रहो, हर एक तरीके का मौसम, और फिर पहचानो कि वो कौन से मौसम में खिल रहा है, फिर उसकी रूट्स को मजबूत होने दीजिए। कोई गर्मी में खिलेगा, कोई सर्दी में खिलेगा, किसी के फ्रूट पहले आएंगे, किसी के बाद में आएंगे। बच्चा हर एक काबिल होता है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा विश्वास कीजिए, उसको बर्डन मत करो, उसको टारगेट्स मत दो पैदा होते कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। दिस इज व्हाट आई फील कि लेट देम बी। आप उसको एक ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करो जो खुश रहना सीखे और खुशियां फैलाना सीखे। ट्रस्ट यू में, जब वो खुश रहना सीखेगा जिंदगी उसको अपने आप एक बहुत अच्छे मोड पर एक सक्सेसफुल इंसान बना देगी। जब आपके बच्चे आपसे शब्दों में बात करना पूरी तरीके से सही से सहज ना हो, आपसे बात ना कर पा रहे हों, उनकी आंखों की परिभाषा पढ़िए, उनकी आंखों में देखिए, उन आंखों को पढ़ना सीखिए। जो नहीं बोल रहा है वो भी आंखों से बोलेगा और जो बोल रहा है उसकी आंखों में भी भावनाएं। तो एक टीचर को जो आप कह रहे थे कि किस चीज की जरूरत है, उन आंखों को पढ़ने की, उन फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ने की, उस बच्चे के
लाइफ में जो सिर्फ स्कोर्स ना देखकर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी हाव भाव में, उठने बैठने में, अटेंडेंस में, इन सभी चीज़ों को पढ़ना एक टीचर शुरू करे। सो ये थी डॉक्टर अभिलाषा गौतम हमारे साथ, द प्रिंसिपल ऑफ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिनके साथ बात करके आज हमें बहुत मज़ा आया। अगले एपिसोड तक बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड विद द टीम ऑफ मनोमित्रम। अगर आपको हमसे जुड़ना है या हमसे बात करनी, यू कैन टॉक टू अस एनी टाइम। सो थैंक यू, नमस्ते।